नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों कल के वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था चहु दड़ो। चहु दड़ो मैंने आपको बताया था कि ये 1931 में इसकी जानकारी मिल हुई थी, ठीक है? और चहु दड़ो की जो खोज की थी वो गोपाल मजूमदार ने की थी 1931 में, ठीक है? और इसी के अलावा ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और ये एकमात्र एक ऐसा शहर था पूरी सिंधु सभ्यता का जो कि दुर्ग रहित था, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मैंने आपको बताया था चहु दड़ो से जो महिलाओं से संबंधित जो भी वस्तुएँ थी अधिक मात्रा में वही मिली थी, जिसमें मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका। मनका वो घड़ा होता है जो कि पुराने टाइम पे जैसे वर्तमान में आप घड़ा देखते हैं, तो वो बेसिकली छोटा-सा होता था। लेकिन अगर आप अपने दादा या नाना के समय पे रहे होंगे या मतलब उनका समय देखा होगा तो उस समय एक घड़ा हुआ करता था इस तरीके से, मतलब लंबाई में काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो उस घड़े को मनका बोला जाता था, ठीक है? तो मनका था, गुड़िया वो भी आप समझ सकते हैं, मतलब जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनके खेलने वगैरह का एक वस्तु होती है। बाकी सुई और अलंकृत ईंट, ये ध्यान रखिएगा, अलंकृत ईंट आपको कई 2 जगह पे मिलेगी, जहाँ पे एक है चौंदड़ो और एक जो आगे आएगा मैं तब बताऊँगा, ठीक है? बाकी बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता मिला था, जो कि चौदड़ों से मिला था, ठीक है? इसके अलावा आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है रोपड़। रोपड़ की जो खुदाई हुई थी, वो 1953 में हुई थी और यज्ञदत्त शर्मा, इन्होंने इसकी खुदाई की थी और ये पंजाब में सतलज नदी नदी के किनारे है, जो कि वर्तमान में कह सकते हैं आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की ज़मीन जो है, ठीक है? और यहाँ मानव के साथ-साथ पालतू जानवरों का भी सब मिला है, जैसा कि मतलब कि पुराने समय में कहा गया था, या आप कह सकते हैं कि जो मध्य पाषाण काल था वहाँ पे मानव के अंत्येष्टि कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था, तो उस अंत्येष्टि कार्यक्रम में जैसे मानव के शव के साथ में, जैसे यहाँ पे कोई मानव के शव को डाल दिया गया, तो उसके साथ में उसका जो पालतू जानवर हुआ करता था, मोस्टली कुत्ता ही होता था, तो उस कुत्ते को भी उसी के साथ में दफन कर दिया जाता था, ठीक है? तो यही बताया गया है, यानी कि रोपड़ में। तो रोपड़ रोपड़ से आप ध्यान सकते हैं कि रोप दिया गया, तो रोप रोप दिया गया, कहाँ पे रोप दिया गया? पहली बात तो रोपा वहीं पे जाएगा, जो कि 5 नदियों का समूह होगा, जहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होगी। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि ये पंजाब का क्षेत्र है और पंजाब सतलज नदी के किनारे है, ठीक है? बस इतना हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये इसके में रोपा क्या गया है, इंसान के साथ में पालतू जानवरों का शव भी यहाँ पे मिला है, यानी बेसिकली कुत्ता वगैरह जो मिला है, ठीक है? तो इंसान के शव के साथ में पालतू जानवरों का शव यहाँ पे रोपा गया है, ठीक है? तो वो रोपा कहाँ गया? रोपड़ में, ठीक है? इसके साथ-साथ बात करते हैं कि ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरज़ुम में मिला था। ये मतलब बस एक कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ पे आप नोट डाल के लिख सकते हैं, बाकी इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस आप ये ध्यान रख सकते हैं कि रोपड़ में जानवरों के साथ में मानव मानव के साथ में जानवरों का कंकाल मिला है, और यहाँ पे इसके साथ साथ सेम यही प्रोसेस जम्मू कश्मीर के बुरज़ुम में मिली थी, जहाँ पे मानव को जब दफन किया गया था उसके साथ में उसका पालतू जानवर को भी वहाँ पे दफन कर दिया गया था, ठीक है? इसके बाद में बात करते हैं तो आ जाता है अगला हमारा पॉइंट, जो कि है बनवाली। बनवाली एक काफ़ी प्रसिद्ध स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसकी जो खुदाई की थी वो रविंद्र सिंह ने की थी, ठीक है? और ये हरियाणा में स्थित है, वर्तमान हरियाणा उत्तर मतलब जो भारत का जो हरियाणा है, दिल्ली के बगल में, तो हरियाणा में वर्तमान में ये बनवाली स्थित है। और इसके समीप जो नदी है वो रंगोई नदी है, ठीक है? जहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सूखता मिला है और यहाँ की सड़कें टेढ़ी-मेढ़ी थी, ठीक है? पहली बात बनवाली, बनवाली नाम से आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि बहुत ही सेपरेटेड या बना हुआ अच्छे ढंग से, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे ढंग से बना हुआ नहीं था, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी चूँकि अच्छे ढंग से बना हुआ नहीं था, इससे आप मतलब समझ सकते हैं कि इनके घरों में, जैसे अगर आपने पुराने घर देखे हों, तो पुराने घरों में क्या होता था कि पानी निकल रहा होता था, तो पानी निकल के बाहर जैसे हर घर के बाहर एक गड्ढा टाइप का हो जाता था, तो घर का जो पानी होता था मतलब रिस के आता था और इस गड्ढे में भर जाता था। मतलब जो पुराने टाइप के, काफ़ी पुराने समय में ऐसा हुआ करता था। अगर आपने देखा होगा तो वही जो सोखता होता था, या कि घर के बाहर एक गड्ढा टाइप का होता था, वहाँ पे जाके वो पानी सूख जाता था या भर जाता था, और गर्मियों के दिनों में वो मतलब सूख जाया करता था इस तरीके से, ठीक है? तो चूँकि ऐसा क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे पानी निकासी की, अब जैसे कि अगर वर्तमान में आप देखें तो एक ये मतलब गली है, और गली में साइड-साइड से नालियाँ होती हैं, और सेम उसी के साथ-साथ में दूसरी गली होती है, जिसमें इसका पानी आके इसमें गिर जाता है और इससे पानी जाके किसी दूसरे एक नाला वगैरह जो बड़ा नाला होता है, उस नाला के थ्रू पानी शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर ये नालियाँ ना हो तो वो घर का पानी होगा, वो घर का पानी घर से निकल के बाहर एक सूखता हुआ करता था, तो उसमें डाल दिया जाता था पानी, ठीक है? तो बनवाली से याद रखेंगे, ये बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था, ठीक है? यहाँ पे की जो सड़कें थी पूर्णतः टेढ़ी-मेढ़ी थी,
कोई सेपरेट मतलब कि सीक्वेंस नहीं था। और इनके घर के बाहर बेसिकली सोख्ता मिला था। और इसके अलावा ये हरियाणा में स्थित है, जहाँ पे रंगोई नदी है। ठीक है, बनवाली से बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा कई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो इसका कालीबंगा से ही आप रिलेट कर पाते, काली काली यानी कि काली मिट्टी की चूड़ी, बंगा यानी कि चूड़ी। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है बेसिकली काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, यहाँ से अलंकृत ईंट मैंने आपको बताया था, देखिए चहुंदड़ों से भी आपको अलंकृत ईंट मिली थी और कालीबंगा से भी आपको अलंकृत ईंट मिली थी। इसके अलावा चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। ठीक है, ये कालीबंगा से मिला है और ये राजस्थान के घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे पे स्थित था कालीबंगा। ठीक है, और इसकी जो खुदाई की थी बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी। बस इसके बारे में और ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है, बस बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला। ये ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से किस स्थान पे जुता हुआ खेत, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले थे कालीबंगा से। और हवन कुंड कहाँ से मिले थे, वो भी कालीबंगा से। ठीक है, हवन कुंड को तो आप याद रख सकते हैं कि काली, चूंकि इसमें काली आ रहा है तो काली यानी काली माता है, तो काली माता को खुश करने के लिए आपको हवन करने पड़ेंगे। तो हवन कहाँ पे होंगे, कालीबंगा में। ठीक है, तो हवन कुंड कालीबंगा से मिले हैं, जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं, चूड़ी तथा अलंकृत ईंट भी कालीबंगा से मिली है। इसके अलावा इस ये जो स्थित था वो सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी राजस्थान में है, तो उसकी तट पे स्थित था। ठीक है, इसकी खुदाई के बारे में हालांकि पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर आप स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जो खुदाई की थी बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की थी। ठीक है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं धौलावीरा की। तो धौलावीरा जो है वो वर्तमान में गुजरात में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जब मैं मोहनजोदड़ो पढ़ा रहा था तो भी मैंने ये आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा स्थल स्थल होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि एरिया या जगह। तो सबसे बड़ी भूभाग में जो फैला हुआ है वो है धौलावीरा, लेकिन सबसे बड़ा शहर जो कि सबसे बड़े भूभाग में फैला हुआ है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर था और धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं गांव भी था। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी इसकी खुदाई भी रविंद्र सिंह ने की थी। इसके अलावा इसमें कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो आज आपका क्या हुआ, चहुंदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा और इसके साथ साथ बनवाली। ठीक है, और बनवाली के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बनवाली की जो खुदाई हुई थी वो भी रविंद्र सिंह ने की थी, और जो धौलावीरा था, धौलावीरा की खुदाई भी रविंद्र सिंह ने की थी। ठीक है, तो धौलावीरा जो था ये सबसे बड़ा स्थल था यहाँ का। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद में बात करते हैं सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस हाँ केवल ये पूछा जा सकता है कि ये इसके साथ में यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है, यानी कि कलश समाधान वो होता है कि किसी व्यक्ति को के शव को मतलब कि कह सकते हैं जमीन में दफन कर दिया गया, लेकिन बेसिकली क्या होता था कि उसको सबको गड्ढा खोद के उसमें सेम ऐसे ही जैसे वर्तमान में जो मुस्लिम समुदाय है वो सबका दाह मतलब दाह संस्कार या दफनाता है, वैसे हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे कलश समाधान है कि मतलब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो जो मनके टाइप के जो घड़े होते थे उस तरीके के मनके में उसके शव को डाल के और उस मनके को जमीन में गाड़ दिया गया था, तो कलश समाधान सुरकोटदा। ठीक है, इससे बस आपको यही इतना ही ध्यान रखना है, बाकी घोड़े की हड्डी वगैरह सुरकोटदा से मिली है, तो ये बेसिक था। अब बाकी बात करते हैं लोथल। तो लोथल ये सिंधु घाटी सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लोथल, और ये गोदीवाड़ा में मिला है। सॉरी, ये गुजरात के गोदीवाड़ा में मिला, और यहाँ घर की जो दरवाजे थे वो सड़कों की तरफ खुलते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो घर के दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे, तथा यहाँ फारस की मोहर मिलती है, जिससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ फारस तक के व्यापारी आते थे या भारत के बाहर के व्यापारी यहाँ आके व्यापार करते थे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से या सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जिसके दरवाजे सड़क की ओर खोलते थे। ठीक है, जैसा कि वर्तमान में आपने देखा होगा बेसिकली सभी के भी जो दरवाजे हुआ करते हैं वो गली में ही खुला करते हैं, तो सेम यही प्रोसेस था लोथल का। ठीक है, और ऐसा क्यों था, क्योंकि ये बंदरगाह था, और बंदरगाह था इस वजह से यहाँ से व्यापार होता था। तो अगर घर के अंदर कोई सामान बन रहा है या फिर मतलब कोई इंडस्ट्री लगी है तो उसका दरवाजा अगर सड़क की तरफ नहीं होगा, अगर पीछे होगा, तो पीछे से वो सामान को फिर रथ में या फिर बैलगाड़ी में लादने में दिक्कत होगी। इस वजह से
इस जगह के जो भी घर हुआ करते थे या इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, कुछ भी मान सकते हैं आप, तो उनके जो दरवाजे हुआ करते थे वो सड़क की तरफ खुलते थे या गलियों में खुलते थे, जहाँ से वहीं से सामान लाद के सीधा बंदरगाह पर, जो बेसिकली समुद्र के किनारे इनका जहाज खड़ा हुआ करता था, वहाँ पे लोड करके सीधा वो भारत से बाहर भेज दिया जाता था। ठीक है, तो कुल मिला के लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था जो काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। ये गोदीवाड़ा में मिला है और यहाँ की जो सड़क दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे, यहाँ से फारस की मोहर मिली है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि यहाँ से विदेशी व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आज हो गया, मैंने आपको बता दिया कालीबंगा, एक मिनट, चहुदड़ो रोपड़ बनवाली कालीबंगा, ठीक है, धौलावीरा सुरकोटदा और लोथल। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब बाकी इसमें एक और रह रहा है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। कल मैं इसके बारे में इसका एक बार रिवीजन करवा दूंगा और उसके बाद में फिर से चलते हैं अगली प्रोसेस की ओर। ठीक है, तो यहाँ से युगल समाधान मिला, ध्यान रखिएगा, जो हमारा था लोथल से युगल समाधान, तथा जो सुरकोटदा था वहां से जो हमारे घड़े के अंदर शव का दहन हुआ था, ठीक है, वो मिला था। अब बात करते हैं, अगला स्थल है हमारा रंगपुर। तो रंगपुर ये भी गुजरात में स्थित है, यहाँ से धान की भूसी मिली है, तथा सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। ये मैंने आपको बता ही दिया था जब मैं आपको धौलावीरा बता रहा था। ठीक है, ये गुजरात प्लस पाकिस्तान, मतलब कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा गुजरात का जो हिस्सा है, इन दोनों के बीच में ये था रंगपुर। ठीक है, तब भारत का सबसे बड़ा, देखिए, जो धौलावीरा स्थल है वो गुजरात में तो स्थित है, परंतु वो वर्तमान का जो पाकिस्तान है वहां पे भी इसका कुछ हिस्सा है। तो इसको पूर्णतः भारतीय सबसे बड़ा जो स्थल है वो नहीं बोला जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है, तथा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मैंने आपको बता ही दिया था, मोहनजोदड़ो। बाकी रंगपुर से आपको धान की भूसी मिली है। ठीक है, तो ये था बेसिक क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको कल बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, तथा इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा कुछ और सभ्यताएं थी, जहाँ पे मिस्र की सभ्यता है, रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तथा अन्य कुछ पुरानी सभ्यताएं हैं। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, बाय बाय।